बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अल-अदना और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। और रात को जो मैच था वो बहुत ही सनसनीखेज था और बहुत बहुत मुबारक हो इशाल को भी और तमाम स्पेनिश जो शायकीन थे उनको भी, क्योंकि उनकी टीम फाइनल के अंदर फाइनली पहुंच चुकी है। बिल्कुल जी। और जुनैद जिस तरह से बात कर रहे थे कि इस बार जो है वो दूसरी टीम जीतेगी, यानी कि फ्रांस जीतेगी, लेकिन मैं ये कह रही थी कि स्पेन जीतेगी। तो बहरहाल इस पर बात करेंगे, इस पर आगे चल के बात करेंगे, इस पर आगे चल के बात करते हैं। लेकिन पहले सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में अब एक बड़ा ही एहसन इकदाम पंजाब में HSN के मयार के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने का फैसला कर लिया गया है जनाब। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है और बताया ये जा रहा है कि लाहौर में अब तलबा और तालिबात के लिए पहले मरीम नवाज़ सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होंगे, जहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल होंगे, हॉकी होंगी, फिर क्रिकेट स्टेडियम्स होंगे, स्विमिंग पूल्स बनेंगे। यानी कि अब बिल्कुल HSN के तर्ज पे दोबारा से अब बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए स्कूल्स बनाए जाएंगे। ये उसी मयार के स्कूल्स होंगे, तालीमी इदारे होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, बयान की हद तक या फैसले की हद तक तो बहुत अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। लेकिन इजलास के दौरान बताया गया कि इन सेंटर्स में 5-5 हज़ार तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। और मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत एक और इजलास भी हुआ है जिसमें सूबे भर में ख़राब पानी वाले इलाकों में जो वाटरिंग प्लांट्स हैं वो फाल करने का फैसला भी किया गया है। तो इस पर भी बात करेंगे। आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज की तरफ नाज़रीन, जिसमें सबसे पहले बात फीफा वर्ल्ड कप की, जिसका पहला सेमीफाइनल स्पेन ने फ्रांस के ख्वाब चकनाचूर करके फाइनल में जगह बना ली है जनाब। और स्पेन ने 16 साल के बाद वर्ल्ड कप फाइनल में वापसी कर ली और मैच भी एकतरफा रहा है। 2-0 से शिकस्त दी उन्होंने फ्रांस को। इस पर तफसील से बात करते हैं कि अब दूसरी तरफ से यानी कि अर्जेंटीना और इंग्लैंड के मैच में से कौन फाइनल में आने जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं ये ना कह दूं कि बस बहुत हो गया। ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है। ट्रंप का हुर्मुज़ से 20% टैक्स वसूली के फैसले पर भी यू टर्न। अब वो कहते हैं कि किसी किस्म का कोई टोल टैक्स नहीं होगा, अपनाए हुर्मुज़ को बिल्कुल आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान और उसके जो ख़रीदार होंगे उनको वहाँ से आने और जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस पर भी हम एक और यू टर्न पर तफसील से तबसरा करेंगे। बिल्कुल। और फिर बात होगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौजवानों की, जिनकी पेशा वाराना महारतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है आज। 15 से 24 साल के 50% से ज़ायद नौजवान हैं जो कि बेरोज़गार हैं। बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल है पाकिस्तान में और दुनिया भर के अंदर भी। हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और इसके लिए फौरी तौर पर जंगी इक़दाम करने की ज़रूरत है। हमें क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि दुनिया की 92% आबादी ज़िंदगी में किसी न किसी मरहले पर कैंसर से मुतासर होगी। आलमी इदारा सेहत की जानिब से कहा जा रहा है। और पाकिस्तान में हर साल 30,000 से ज़ायद ख़वातीन छाती के कैंसर में मुब्तला होती हैं। किस तरह से अपने प्यारों को इससे बचाया जा सकता है और जो आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट है उसके हवाले से भी तफसील से तबसरा करेंगे। और फिर आखिर में बात होगी रोटी या नान, जो कि एक आम आदमी की, एक मजदूर की भी बुनियादी ग़िज़ा है। उसकी कीमतों में मनमाना इजाफा ऑलरेडी हम देख रहे हैं, लेकिन अभी भी दिल नहीं भरा नान बाई एसोसिएशन का। वो कहते हैं कि जी रोटी का निर्ख जो है वो 25 रुपए मुकर्रर किया जाए, लेकिन अवाम कहाँ जाए, हुकूमत क्या कर रही है। पहले हमने माजी में भी देखा है जब रेट बढ़ता था तो सब्सिडी दी जाती थी। इस बार क्या प्लान है हुकूमत का, नान बाई एसोसिएशन की क्या मुतालबात हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं सनसनीखेज मैच से। और ये सनसनीखेज हो सकता था अगर मुकाबला टक्कर का होता या फिर कम अज़ कम कोई 1 या 2 गोल बराबर किए जाते और फिर आखिर में पेनल्टी किक्स के ऊपर फैसला होता है। लेकिन ये तो वन साइडेड मैच रहा है। बहुत से जो तवक्कुआत थी, जो एक्साइटमेंट थी ख़ासतौर पे फ्रांस के शायकीन की, वो अधूरी रह गई है। ऑफ कलर दिखाई दी उनकी टीम, क्या वजह है, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए फ्रांस को 2-0 से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह तो कर लिया पक्की। बिल्कुल जी। और डल्स में खेले गए इस सनसनीखेज मुकाबले में स्पेन की टीम इब्तदा ही से फ्रांस पर हावी दिखाई दी है, जो कि जुनैद भी बात कर रहे हैं कि हमें फ्रांस उस तरह से परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आया, फॉर्म में नजर नहीं आई है टीम। मोहम्मद तलहा यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, फुटबॉलर। वेलकम टू शो कहेंगे मोहम्मद तलहा। और आप ही हमें बताइए कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि बहुत सारे जो शायकीन थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्रांस जीतेगा और जुनैद की भी तवक्कुआत ये थी कि फ्रांस बाजी ले जाएगा। लेकिन हुआ कुछ यूं कि फ्रांस खेल ही नहीं पाया, उस तरह से उसकी टीम फॉर्म में हमें नजर नहीं आई है। आप क्या कर सके
जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा फॉर हैविंग मी हियर। तो जहाँ तक लास्ट नाइट के मैच की बात है, तो आई थिंक कि ये वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट है अभी तक। अगर आप किसी से भी पूछते कि भई इस दोनों टीम्स के अंदर कौन सी मैच जीतेगी, तो उन लोगों ने जज से एक ही बात करनी थी कि डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी फ्रांस। लेकिन हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। स्पेन ने बिल्कुल करके दिखा दिया कि काइंड ऑफ फुटबॉल दे प्ले और उनकी क्या एबिलिटी है। फ्रांस जैसी बड़ी टीम को सेमीफाइनल के अंदर शिकस्त देना 2-0 और प्रॉपर मैच को डोमिनेट करना, ये कल हमने विटनेस किया है। और मेरे ख्याल में इसके अंदर काफ़ी चीज़ें थी जो कि मेरे ख्याल में कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जा सकती हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा इशू वगैरह है फ्रांस की मैनेजरियल साइड की तरफ से। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो स्पेन ने बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देके एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की फतह अच्छा, हासिल की। लेकिन ये क्योंकि वर्ल्ड कप था और इसके अंदर सेमीफाइनल का मैच बहुत ही अहमियत का हामिल, दोनों टीम्स और उनके प्लेयर्स, ये मैनेजरियल इशू थे या टीम की आपस में जेलिन नहीं थे, केमिस्ट्री मैच नहीं की, क्या वजह है कि हमें फ्रांस की टीम शुरू से ही ऑफ कलर नजर आई? और अगर थोड़ा सा भी मतलब एक आधा गोल भी होता या 2 गोल होते तो तब भी हमें समझ में आती थी। बिल्कुल ही 2-0 से जीत जाना स्पेन का, असल वजह, बुनियादी वजह आपके ख्याल में क्या है? मेरे ख्याल में कभी ऐसे होता है कि टूर्नामेंट्स के अंदर मैनेजरियल फोर्सफुली उनको कुछ ऐसे इक़दाम लेने पड़ते हैं, कुछ प्लेयर्स को खिलाना पड़ता है, कुछ प्लेयर्स को रेस्ट देना पड़ता है बिकॉज ऑफ इंजरीज, येलो कार्ड्स की सिचुएशन की वजह से, कि वो अपनी टॉप 11 की टीम ग्राउंड में नहीं उतार सकते। तो यही हम लोगों ने कल फ्रांस की टीम की तरफ देखा है कि उनके कल के टॉप 2 प्लेयर्स, एक डेज़िरे डुए और कोने, जो कि पिछले सब मैचों के अंदर लीड कर रहे थे और दे वर इन द स्टार्टिंग 11, वो कल टीम के अंदर मौजूद नहीं थे। और उन लोगों ने तकरीबन 60 मिनट्स और 70 मिनट्स के बाद जाके ज्वाइन इन किया टीम, और उस टाइम तक स्पेन 2 गोल कर चुका था। तो अगर हम लोग ये सिर्फ टेक्निकल बात करें तो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन मैनेजरियल जो पोजीशन होती है वो मैनेजर सबसे बेहतर समझ सकता है और टीम का क्या मोरल है और टीम किस तरीके से काम करेगी, ये बिल्कुल ग्राउंड में जाके पता लगता है। अच्छा तलहा, ये भी बताइएगा कि 10 साल के बाद स्पेन ने 2010 में पहली बार फाइनल जीता, फिर उसके बाद 10 साल के बाद आज उन्होंने फाइनल जिस तरह से जीता है, क्या समझते हैं सेमीफाइनल किस तरह से टीम आपस में जेलिन नजर आई आपको? परफॉर्मेंस उनकी किस तरह से नजर आई? इंडिविजुअल अगर हम देखें एक एक प्लेयर की, तो किस तरह से वो आपको परफॉर्म करते हुए नजर आए? बिल्कुल, देखिए स्टार्टिंग में जो इनका ग्रुप स्टेज था, इनका पहला मैच के पर्दे के साथ है जो कि 0-0 से ड्रॉ हुआ, और लोगों ने काफ़ी तनकीद की स्पेन की टीम के बारे में कि इस बार स्पेन की टीम के अंदर वो बात नहीं है जो यूजुअली हमें नज़र आती है। अगर आप देखें कि स्पेन की टीम का बहुत रिच हिस्ट्री है, और अभी 2024 की यूरो कप की भी जो जीतने वाली टीम है वो स्पेन है। अब इसके अंदर जो पॉइंट देखने वाला है वो ये है कि स्पेन ने अभी तक इस वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक गोल कंसीड किया है, एंड दैट वाज अगेंस्ट बेल्जियम। तो इससे ये पता लगता है कि उनकी डिफेंसिव साइड कितनी स्ट्रांग है कि पूरे वर्ल्ड कप के अंदर आप एक गोल कंसीड कर रहे हैं, और सेमीफाइनल जैसे मैच के अंदर भी जिसके अंदर आपके खिलाफ टॉप प्लेयर्स जैसे एम्बापे, इस तरह के प्लेयर्स आपके खिलाफ अटैकिंग भी खेल रहे हैं, एंड यू स्टिल विन विद अ स्कोर ऑफ 2-0। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये आपको जिस तरह से इनके लिए बड़ी बात है 10 साल के बाद इन्हें सेमीफाइनल में जीतने का मौका मिला, फाइनल में गए, उसी तरह से मुसलसल तीसरी बार फ्रांस के साथ ये हो रहा है कि वो फाइनल में नहीं जा पा रहे। तो ये मसला कोई नया नहीं है उनके साथ। तो ये एग्जैक्टली आपके ख्याल में हो क्या रहा है, और इसके लिए आप फीफा की मैनेजमेंट को भी कहीं जिम्मेदार समझते हैं? क्योंकि उनके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही है, जो सेटलमेंट हो रही है कि किस टीम को फाइनल में लेके जाना है, कहीं ना कहीं फीफा की मैनेजमेंट भी उसमें अपना किरदार अदा कर रही है, जो खासतौर पे मिस्र और हमने देखा कि अर्जेंटीना के मैच में हुआ। देखिए, ये जो सेमीफाइनल तक, क्वार्टर फाइनल तक की पोजीशन होती है, गेम होती है, टोटली डिपेंड ऑन नर्व्स ऑफ प्लेयर्स एंड द मैनेजरियल स्टाफ। तो अगर आप प्रेशर में चले जाएंगे इस मैच के अंदर, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज अल्टीमेटली। लेकिन ये देखा जाए कि जिस तरह से इन लोगों ने इस चीज़ की तैयारी की है, जिस तरीके से फोकस थे वो टीम, आप अगर उनका टैक्टिकल तरीके से देखें, जिस तरह पैसिंग चल रही थी, जिस तरह से वो लोग गेम को हैंडल कर रहे थे, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। तो अगर आपकी स्पेन जैसी टीम के खिलाफ मैच हो सेमीफाइनल के अंदर, और मैच भी सेमीफाइनल हो वर्ल्ड कप का, तो डेफिनेटली कोई भी टीम उसके सामने ढेर हो सकती है।
लेकिन ये Okay. वैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि इट्स द बिगेस्ट अपसेट ऑफ वर्ल्ड कप, क्योंकि नोबडी वुड हैव प्रेडिक्टेड कि फ्रांस जो है 2-0 से हार जाएगी स्पेन से। बिल्कुल सही। अच्छा तला ये भी बताइएगा, अर्जेंटीना की बात कर रहे थे जुनैद, मिस्र बाहर हुआ, अर्जेंटीना बाहर हुआ और उसमें पता चला कि एक पॉलिटिक्स का शिकार हो गई दोनों टीमें। अर्जेंटीना को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि हमने देखा रोनाल्डो जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते रहे, लेकिन उनकी टीम आपस में जेलिन नज़र नहीं आई है हमें। आप क्या समझते हैं कि टीम आपस में जेलिन ना होने की वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा? जी डेफिनेटली, ये तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल कि जो प्लेयर्स थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे रोनाल्डो को एज द मेन मैन इन द टीम। अब अगर आप अर्जेंटीना की टीम देखें तो एवरीबॉडी इज प्लेइंग अराउंड मेसी टू असिस्ट हिम टू प्ले बेटर एंड टू गेट अ बेटर रिजल्ट। तो ये चीज़ हमें पोर्चुगल के जितने भी मैचेस है उसमें नजर आई कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज लेफ्ट आउट और उसको बॉल्स नहीं मिल रही थी जिस तरीके से उसको मिलनी चाहिए। अब हमें तो सबको पता है कि मतलब इस 40 इयर्स ओल्ड और उसने कितना आउटस्टैंडिंग अपनी परफॉर्मेंस की है, क्या एबिलिटी है, लेकिन प्रोवाइडेड कि अगर आपको मतलब टीम की तरफ से कनेक्शन नहीं मिलेगा, आपको बिल्ड इन नहीं मिलेंगी बॉल्स वगैरह, तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू स्कोर, स्पेशली व्हेन यू आर 41 इयर्स ओल्ड। बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बावजूद उनकी फिटनेस लाजवाब थी और उनके शायकीन जो हैं उन्होंने पूरी तरह से यकजहती का इजहार किया कि भाई आपकी जो लेगेसी है वो वर्ल्ड कप से भी बड़ी है और आपको दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ज़रा आज के मैच पे आ जाते हैं। तला भाई, क्या होने जा रहा है? इंग्लैंड और अर्जेंटीना, बहुत से सवालात हैं, बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ हैं जो उन्होंने इजिप्ट के साथ किया, उनके प्लेयर्स के साथ किया, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेड था और बहुत ही जो खेल के उसूल हैं उसके खिलाफ था। आज मैच कैसा होता देख रहे हैं, फिर फाइनल में जाता किसको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मेसी के फैंस को अपोलोजाइज करना चाहूंगा कि मतलब जितनी क्रिटिसिज्म अभी अर्जेंटीना के प्लेयर्स को और मेसी को मिल रहा है, आई डोंट थिंक मेसी डिजर्व करता है। ऑनेस्टली ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स वी हैव एवर सीन। लेकिन जो करंट कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और जिस तरह से हमने उनका एनालिसिस किया है और जिस तरह से बड़े लोग जो हैं ब्रॉडकास्टर्स वगैरह इसके एनालिसिस कर रहे हैं, तो काफ़ी हमें चीज़ें नज़र आती हैं कि जिसके अंदर मतलब अर्जेंटीना को थोड़ा सा सिल्वर स्पून दिया जा रहा है, थोड़ी सी उनकी मदद की जा रही है सो दैट दे कैन विन। तो ये थोड़ी सी चीज़ जो है अगर हैंडल होती है तो बहुत बेहतर है फुटबॉल के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सिर्फ फीफा का इमेज टार्निश होता है, जो कि मतलब बहुत बुरी बात है। क्योंकि हर बच्चा जो है जो फुटबॉल से मोहब्बत करता है वो जब इन चीज़ों में पढ़ेगा, इन चीज़ों को देखेगा, तो उसका भी दिल थोड़ा सा इससे ख़राब होगा और विच कैन लीड टू बिल्कुल बिल्कुल ये खेल के उसूलों के खिलाफ है। जो फुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला खेल है, लोग उससे उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं, वो दिल बर्दाश्ता होते हैं, वो डिसहार्ट होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर बात कर ली जाए, जो एक अच्छा फैसला है कि 48 के बजाय 64 टीमें अगले वर्ल्ड कप में खेलेंगी, तो हमारा कहीं चांस बनता है? हम कोई उम्मीद रखें या अभी बहुत देर है? हमें जो हालात हैं, जो क्राइसिस हैं यहाँ पे, या जो सहूलियात का फुकदान है? देखिए, अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो अभी हम लोगों को बहुत साल लगेंगे इस तरह की पोजीशन में पहुंचने के लिए जहां पर जाके हम लोग क्वालिफाई कर सकें वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन ये जो इक़दाम है जिसके अंदर टीम्स को इंक्रीज किया गया, अगर आपसे कंपैरिजन करें लास्ट वर्ल्ड कप से, तो उसके अंदर 32 टीम्स थी, इसके अंदर 48 थी। तो हम लोगों ने कई ऐसे मुल्क देखे जिनका हमने शायद नाम भी नहीं सुना होता, जैसे केप वर्दे हो गया, कई और मुल्क हैं अफ्रीका के, तो उनको भी चांस मिलता है कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेज के ऊपर फुटबॉल के ऊपर अपने आप को मुल्क को रिप्रेजेंट करने का। और एक और आपको मजे की बात बताता हूँ कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है क्वालिफिकेशन का, वो इतना टफ होता है कि सम ऑफ द बिगेस्ट टीम्स जैसे इटली पिछले 3 वर्ल्ड कप मिस कर चुकी है क्योंकि दे वर अनएबल टू क्वालिफाई थ्रू द क्वालिफायर्स। तो इस तरह उनको भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि यूरोपियन जो क्वालिफिकेशन होगी उसमें से भी ज़्यादा लोग ज़्यादा मुल्कों को हिस्सा मिलेगा, एशिया से ज़्यादा मिलेगा, अमेरिका से मिलेगा। तो ऑल टुगेदर विल बी एबल टू सी मोर गेम्स, शायकीन के लिए और भी फुटबॉल देखने के लिए मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मोहम्मद तलहा यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। आज का मैच भी होगा, बड़ा ही भरपूर होगा और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह कल का मैच था, स्पेन हावी रहा और जो फ्रांस की परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी मायूस कुन थी। तो आज भरपूर मैच हो और उसके बाद जो भी फाइनल में होगा उसका अहवाल भी आज तक हम ज़रूर पहुँचाएं। बिल्कुल, आज भी हम आपसे पूछ लेते हैं, आप अर्जेंटीना या फिर? मैं अर्जेंटीना के बिल्कुल सपोर्ट करता, मेसी की वजह से, वो ज़बरदस्त प्लेयर हैं, उनकी भी बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है इस खेल के लिए। लेकिन जो पिछले मैच में उन्होंने इजिप्ट के खिलाफ किया, तो अब
मेरी सपोर्ट जो है इंग्लैंड के साथ है। देखते हैं कि अब क्या होता है। बिल्कुल सही जी, जुनेद जो है वो आज भी इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं और मैं आज अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रही हूं। चलें देखते हैं क्योंकि क्या obviously बनता है। हम दोनों एक टीम में नहीं हो सकते। लेकिन आपको इसलिए फायदा हो सकता है क्योंकि फीफा की जो मैनेजमेंट है वो भी अर्जेंटीना को पुश कर रही है बिल्कुल, और वो support चाहते कर हैं कि वो जीते। देख कहते हैं नाजरीन, और अमेरिका अपनाए हुर्मुज़ पर 20% टैक्स लेगा। अमेरिकी सदर ने कल ये बयान दिया है और आज यूटर्न भी ले लिया है और आज वो कहते हैं कि अपनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स लेने का ख्याल ही बड़ा ही नापसंदीदा है। नहीं चाहते कि किसी भी अपनाए हुर्मुज़ पर कोई भी किसी भी किस्म का टोल टैक्स लिया जाए। लेकिन ये जो यूटर्न की आदत है ये डोनाल्ड ट्रंप की जान ही ये बड़े लीडर की निशानी होती है, आपने सुना होगा कि बड़े लीडर ही यूटर्न लिया करते हैं। लेकिन असल में प्रैक्टिकली देखा जाए तो अमेरिका इतने दूर से बैठकर यहाँ पर उसे ऑपरेट कर भी नहीं सकता। ये एक गैर प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं कि सोच थी, अप्रोच थी, या शायद वक्ती तौर पर उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन क्या होने जा रहा है और ये यूटर्न का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कौन किसको कायल करेगा, हमले बहरहाल तेज़ हो चुके हैं। उससे अल्टीमेटली हमारे पाकिस्तानियों समेत पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। अमेरिका और ईरान के लोग भी ज़ाहिर बातें से मुतासिर हो रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब माहिर आलमी अमूर मौजूद हैं, वेलकम कहेंगे। और जो चंद ही घंटों के बाद अपना बयान चेंज करने की यूटर्न की आदत है डोनाल्ड ट्रंप की, वो उसी पर कायम है। पहले 20% टैक्स लगाने की बात की और फिर उन्होंने कहा कि ये गैर मंतकी अप्रोच हो सकती है, वो ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे। लेकिन हमले तो बहरहाल हो रहे हैं और जिस तरह से सऊदी अरब की तरफ से भी यमन के जो बागी हैं उसे बागी उनको भी निशाना बनाया जाना, ईरान का ख़त्े के अंदर अमरीकी बेसिस को, अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाना और फिर ईरान के ऊपर ताक ताक के निशाने लगाया जाना, ये मामला कहाँ पर आपको ख़त्म होता दिखाई दे रहा है? मुज़ाकरात के लिए कौन पहल करेगा और कौन किसको कायल करेगा? बहुत शुक्रिया जिन्हें। देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि 20% के हवाले से तो इंतहाई एक बेपर की उड़ाई गई विदाउट नोइंग द रियलिटी के 20% का मतलब क्या होता है। मैं समझता हूँ कि वो हमें उसी वक्त दुनिया को भी अंदाजा था कि ये कितना मजे का खेज किस्म का बयान है कि इसके अंदर कोई रियलिटी हो नहीं सकती, और वही हुआ कि उनको फौरी तौर पर वो बयान भी वापस लेना पड़ा और उनको समझ आई कि इट इज लाइक समथिंग इम्पॉसिबल। दूसरी जानिब सबसे जो क्रिटिकल बात है वो ये है कि आप देखिए कि इस सारे पीस प्रोसेस में इतनी मेहनत से जो एग्रीमेंट अचीव किया गया सीज फायर से लेकर और 4 जुलाई के एग्रीमेंट पे MOU तक पहुंचने तक, उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो स्पॉइलर है वो इसराइल अगेन बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि कामयाब हो गया सारा कुछ होने के बावजूद उस सारे मुआहदे को सबूताज करने में। और आज सूरत ये है कि वो खुद ये दावा कर रहे हैं कि मैं जंग में शामिल नहीं हूँ डायरेक्टली, तो मुझे निशाना ना बनाया जाए। यानी कि इसराइल अब तमाशा देखने वाला हो गया। अमेरिका को भी उसने जंग में घसीट लिया, दूसरी जानिब से पूरे खित्ते में आग लगा दी, और तीसरी जानिब से अब जो वो सबसे बदतरीन कोशिश कर रहा है वो है अरब और ईरान जंग आपस में कराने की। चाहे वो हूती बागियों की तरफ से सऊदी अरब पर हमला हो, चाहे वो कतर पर या कुवैत पर स्पेशली और बहरीन पर जो अमरीकी अड्डे हैं उन पर ईरानी की जवाबी कार्रवाइयाँ हों। बुनियादी तौर पर अगर हम इस सारी सूरत को देखें तो वहाँ पर नेतन्याहू जो है वो बड़ी खतरनाक हद तक वो जो उसकी बदतरीन मंसूबा था कि अरब ईरान को आपस में लड़ा दिया जाए, अमेरिका को मुसलसल खित्ते में एंगेज रखा जाए, वो नौबत आ गई है, अपना लॉस होने से बचाया जाए। यानी कि तल अवीव, हैफा और वहाँ पर जो बमबारी हो रही थी उसको भी अभी नहीं। मैं ये समझता हूँ कि अब सूरत हाल एक ऐसी जगह पर आ गई है, यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जो अभी बार बार बात करते हैं कि बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल, और उनको समझ आना चाहिए कि स्पॉइलर जो है वो कितना इससे फायदा उठा रहा है और बाकी जो डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है उनको किस तरह घसीट पे यहाँ इस मुकाम पर ले आए हैं। लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका के अंदर तो सारा जूश लॉबी का कंट्रोल है और उसी कंट्रोल की वजह से आज सूरत हाल यहाँ तक पहुंची है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ही बयान जो था वो सूटेबल नहीं था और ना ही इस तरह से पॉसिबल था, इसलिए 20% टोल टैक्स का उन्हें बयान वापस लेना पड़ा। दूसरी तरफ बरतानिया ने भी इस बयान को मुस्तरद कर दिया था और शायद इस वजह से भी उन्हें थोड़ा सा इख्तलाफात का सामना करना पड़ा और वापस लिया उन्होंने। और अगर हम देखें तो अब उनका जो अगला बयान है वो ये कहते हैं कि अब कोई टोल टैक्स तो नहीं देगा, लेकिन ये तमाम खलीजी ममालिक अमरीका में सरमायाकारी करेंगे। तो क्या ज़ोर ज़बरदस्ती के बुनियाद पर अब उनसे सरमायाकारी करवाई जाएगी? आखिर डोनाल्ड ट्रंप साहब के ये बयानात रुकेंगे कब? क्योंकि जब तक ये बयानात नहीं रुकेंगे, जब तक ये छेड़खानी नहीं रुकेगी, तब तक शायद अब दोबारा किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की टेबल पर ना आया जा सके। और जंग दोबारा से शुरू भी हो चुकी है। तो क्या समझते हैं इन बयानात को रोका जा सकता है और इनकी कोई अहमियत भी है या नहीं है, या उनको ज़बरदस्ती सरमायाकारी के लिए आमादा किया जा सकता है?
इशाल, देखिए अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अब लोगों ने उसकी अहमियत पर जोर देना छोड़ दिया है, और यही अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि वो अमेरिकी सदर जिसके एक बयान से दुनिया की एक एक साल की पॉलिसी डिफाइन होती थी, वो अमेरिकी सदूर जिनका सिर्फ एक एक जेस्चर जो है वो दुनिया के बड़े बड़े मामलात के आलमी रुख बदल देता था। आप तारीख में देखें, प्रेसिडेंट रैगन की बात देखें, आप उससे पहले की बात देखें, प्रेसिडेंट निक्सन की बात देखें, उसके बाद जॉर्ज बुश को देखें, बहुत सारे। तो आज जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिकी सदर की वक़्त को ले आए हैं कि उनके बयान को चंद घंटों के लिए भी हम सीरियस नहीं ले पाते, ये मैं समझता हूं कि खुद अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट को और अमेरिका की जो डीप स्टेट है उसके लिए इंतहाई परेशान कुन है। दूसरी जानिब बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि अब हर हालत में ये देखना है कि क्या मुज़ाकरात की कोई कोशिश या उसमें कामयाबी कब तक मिलेगी। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान, कतर समेत बहुत सारे ममालिक जो इंटरलोकेटर का किरदार अदा कर रहे थे, वो अब एहतियात भी कर रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी एफर्ट के बाद भी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा आदमी एक जुम्बिश कलम से सारा कुछ खत्म करके और दोबारा से अटैक शुरू कर देता है, तो वो सारी एफर्ट या एक्सरसाइज जो है वो जाया होती हुई नजर आती है। और एक बात है कि तमाम ममालिक के अंदर ये बात, कतर हो, पाकिस्तान हो, मिस्र हो, वो ये समझते हैं कि अब शायद ये जो ईरान है ये भी बहुत, इनके अंदर भी हार्ड लाइनर्स हर हालत में जंग को जारी रखना चाहते हैं और बात नहीं सुनना चाह रहे। इसी जानिब यहूदी लॉबी जो है वो चूंकि कंट्रोल बाय नेतन्याहू है, तो वो भी खित्ते को आग में धकेलना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन भी जा रहा है कि अगर ये अपना एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, अगर अपने आप को ये थकाना चाहते हैं, अगर ये खित्ते को मजीद खतरनाक हालत तक ले जाना चाहते हैं, तो इनको खुद अंदाजा हो जाएगा कि पहले तो आपने हरमुज चौक हुई थी, अगर बाबुल मंदब और दूसरी जो समुद्री रास्ते हैं अगर वो भी चौक हो गए, तो दुनिया जो है वो एक ऐसे बहरान में चली जाएगी जिसका शायद कीमत जो है वो कई दहाइयों तक चुकानी पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं वो यकीनी तौर पे गैर मंतकी तो हैं, कोई और उसे सीरियस ले ना ले, लेकिन मार्केट्स जो ट्रेडिंग हो रही है, जो ऑयल मार्केट्स हैं, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, उसके ऊपर इसके बड़े शदीद असरात मुसलसल देखे जा रहे हैं। और ये इल्ज़ाम भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगता है कि वो और उनके रुफ़का इससे बड़ा पैसा भी बना रहे हैं। तो ये जो असरात हैं इससे पूरी दुनिया बहरहाल मुतासर हो रही है। ईरान का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बजा भी है, लेकिन आपको लगता है कि ईरान को भी थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा एटलीस्ट वो जो 60 रोज़ का टाइम फ्रेम था उसकी हद तक दिखाना चाहिए था? अगर उन्होंने मुकम्मल कंट्रोल अपना साबित करना भी था तो चीज़ें अभी अंडर प्रोसेस थी, मुज़ाकरात के अदवार हो रहे थे, ऐसे में अपने ही फ़ौजियों को मार देना या ऐसे ममालिक जो मुज़ाकरात में मसालियत में किरदार अदा कर रहे थे उन्हें भी, और वो जो आप बात कर रहे थे कि इनको आपस में लड़वाना ही तो इजराइल का असल मकसद है, तो आपस में ही अगर इख्तलाफात इतने बढ़ जाएंगे तो फिर दुश्मन को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया। बिल्कुल जुनेद, देखिए सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर हम इस सूरत हाल में ईरान का जो रोल है उसके अंदर आपको भी पता है कि ईरान के अंदर दो सोचें हैं, एक हार्ड लाइनर्स है और एक जो है वो इस्लाह पसंद है। अब हार्ड लाइनर्स के लिए तो उनको छोटा सा भी मौका मिला, जिस अंदाज में उन्होंने कहा जी कि आपने हुर्मुज पर एक ऐसे गुजरगाह बनाने की कोशिश की जा रही है जो ओमान के वाटर्स के अंदर होगी और उसके तहत अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो है वो शायद ईरान का हमेशा के लिए उससे ताल्लुक या कंट्रोल है वो खत्म करना चाहते हैं, जिसके जवाब में ईरान के पास ये एक्सक्यूज आया कि हम अभी से मामले को अपने हाथ में ले रहे हैं। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं है कि दोनों जानिब से जिस अंदाज से सीज फायर को खत्म किया गया है उसकी कीमत जो है वो बाकी सारी दुनिया को देनी पड़ रही है। दोनों जानिब को ये समझना होगा कि अगर ये सीज फायर चलता रहता तो शायद बहुत बेहतरी होती, कोई ना कोई एग्रीमेंट मजीद। बिल्कुल, लेकिन स्पॉयलर्स भी कामयाब हुए और डोनाल्ड ट्रंप भी, जिनके बयानात भी हमेशा से सबूताज करने में लगे रहते थे इन मुज़ाकरात को या इस अमल को, और अब सबूताज भी हो चुका, जंग भी दोबारा से आगाज़ हो चुका। अब देखना ये है कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, किसको राम करना होगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब मौजूद थे, माहिर आलमी अमूर। यहाँ शामिल करते हैं, आप कहीं मर जाएगा, दीगर अहम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे है और हर साल 15 जुलाई को ये पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। नौजवानों की पेशा वराना महारतों का आलमी दिन, हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है।
अपने नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से हमें तलाश करनी है, हम क्या कर सकते हैं और हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, इस पर बात करेंगे आज। बिल्कुल जी, और नौजवानों में फ़नी, तकनीकी और पेशा वराना महारतों की अहमियत को भी उजागर करना है हमें, और उन्हें जदीद दौर के तकाज़ों से भी हम आहंग करना है, फिर वो बाइज़्ज़त रोज़गार अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी खुद वो पैदा कर पाएंगे। तो हमारे साथ रायद अफजल साहब मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं आप, वेलकम टू शो कहेंगे। रायद साहब आपको, अफजल साहब आप ही हमारी रहनुमाई कीजिए कि आखिर बच्चों को स्किलफुल किस तरह से बनाया जा सकता है। हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या स्कूल्स के अंदर इवन अभी तक प्रैक्टिकली चीज़ें जो है लोगों बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही हैं या सिखाई जा रही हैं, और अब हमारे बहुत सारे पेरेंट्स इस बात पे शिकवा करना भी रहते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज़ हमें सिलेबस में बच्चों को पढ़ाई जाती है उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना ही वो प्रैक्टिकल लाइफ में उनके किसी काम आती है। आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स बिल्कुल सही कहते हैं। बदकिस्मती से हमारे जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है उसका 99% हमारे रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं, और जो इस वक्त रियल लाइफ में बच्चों को ज़रूरत है वो 99% स्कूलों में पढ़ाया नहीं जा रहा। ये बहुत ज़्यादा बदकिस्मती है कि हमारे पेरेंट्स ज़्यादा वेल इन्फॉर्म हो गए हैं हमारे तालीमी इदारों की निस्बत। तो अब सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये स्किल्स किस बला का नाम है। ये जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ये 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगा स्किल्स के हवाले से, और शायद ये पेरेंट्स की जिंदगी का ना सबसे इम्पोर्टेंट 1 मिनट होगा उनके बच्चों को लेके। तो बहुत और से सुनिए, टर्निंग पॉइंट। देखिए, स्किल्स 3 किस्म की आपके बच्चों को चाहिए, 3 में से बल्कि 2 किस्म की। एक कहलाती है लाइफ स्किल्स, यानी जिंदगी गुजारने की महारतें। यानी आपके बच्चे को क्रिएटिविटी, तख्लीकी सलाहियत होनी चाहिए, दूसरों के साथ मेल मिलाप रखना आना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना आना चाहिए, कम्युनिकेशन। ये कुछ 35 लाइफ स्किल्स हैं जो दुनिया में सबसे पहले बच्चों को सिखाई जाती हैं। ये हो गई लाइफ स्किल्स। उसके बाद इन लाइफ स्किल्स से ना ऐसे 2 रास्ते निकलते हैं। एक होता है ट्रेड स्किल्स का, और एक अब कहलाता है एआई स्किल्स का। ट्रेड स्किल्स ये हैं कि अगर बच्चे के अंदर वो एबिलिटी नहीं है या वो प्रैक्टिकली काम करना चाहता है, तो जैसे जर्मनी में है, ईरान में है, दुनिया के हर मुल्क में है, आप उनको ट्रेड सिखा देंगे। मसलन प्लम्बिंग सिखा देंगे, ऑटो मैकेनिक सिखा देंगे, असेंबली लाइन सिखा देंगे, मोबाइल वर्किंग सिखा देंगे, तो ये ट्रेड स्किल हो गई। और दूसरी स्किल्स होती हैं एआई स्किल्स। आज के दौर में हर चीज, बल्कि जब तक ये बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखेंगे ना, हर चीज एआई की मदद से हो रही होगी। इनको हर फील्ड में एआई स्किल आनी चाहिए। एआई स्किल अब जो एक डिग्री रह गई है ना, वो है एआई स्किल की डिग्री। तो एआई स्किल्स आनी चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म फिर कौन से होने चाहिए? क्या ये भी पेरेंट्स को खुद ही करना होगा, स्टूडेंट्स को खुद ही अपने तौर पे इसका बंदोबस्त करना होगा, या फिर हम ये तवक्को करें कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसको अपग्रेड किया जाए? देखिए, ये की सवाल ये है, बदकिस्मती से एआई स्किल जो है ना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। किसी भी मुल्क में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अभी मैं सऊदीया का टूर करके आया हूँ, विजिट करके आया हूँ। वहाँ पे एआई स्किल्स जो हैं वो स्कूलों में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करा रही है। मुझे ये कहते हुए खुशी नहीं हो रही, जो अभी मैं आपको बात बताने लगा हूँ, खुशी नहीं हो रही, अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूलों में मैं इंट्रोड्यूस कराता फिर रहा हूँ एआई स्कूल्स। अभी हमने एआई स्किल्स की मदद से एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने का एक सेंटर करोड़ पक्का में बनाया, फिर इस्लामाबाद में बनाया, इस वक्त मैं पेशावर में बैठा हूँ, यहाँ बना रहे हैं। ये काम गवर्नमेंट के करने के हैं भाई, कि वो एआई स्किल्स सिखाए नौजवानों को। बिल्कुल सही। अच्छा रायद अफजल साहब, ये भी बताइएगा कि आपने एआई की बात की है और एआई पे आपने खासा जोर दिया है। एआई के अंदर भी बहुत कुछ है सीखने को, तो कौन कौन सी ऐसे शोबे हैं जो कि सीखे जा सकते हैं? जैसे कि एआई के अंदर हम रोबोटिक्स भी है, फिर एआई के अंदर एडिटिंग भी है, और बहुत सारे इसके अंदर शोबे हैं। तो क्या कुछ सीखना होगा बच्चों को, अगर आप सीधे रास्ते की तरफ चला दें कि ये चीज़ें आप सीख लें, आने वाले कल में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी? सही है, ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता और कितने आपके पास इतने अच्छे सवाल हैं, लेकिन ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो स्कूल लेवल से हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। वो है एआई की मदद से एंटरप्रेन्योर बनना। एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं अपना काम शुरू करना, अपनी दुनिया बनाना, अपना बिजनेस खड़ा करना, अपनी ट्रेडिंग करना। उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग्स भी आ जाती हैं, वेब डेवलपमेंट भी आ जाती है, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो पहली जो एआई का यूज है ना बच्चों के लिए, वो ये है कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाए, यानी अपना रोजगार पे दिखाया जाए, नौकरी करना ना सिखाया जाए।
ठीक है। अच्छा, और स्पेसिफिक अगर आप जो बिगनर्स हैं, हमारे छोटे बच्चे हो गए जो प्ले ग्रुप से लेकर ऑनवर्ड, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट फॉर्म्स हैं जो बड़े बच्चों के लिए, कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स, कुछ प्लेटफॉर्म्स जिसको पे करके भी जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो पे कर लेंगे, और कुछ ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म्स जो कि बग़ैर मुआवजे के ये सिखा सकें या सर्टिफिकेशन भी दें, वो अगर आप रहनुमाई कर सकें राय साहब। जी देखिए, पाकिस्तान में तो नंबर 1, बल्कि अब तो मिडल ईस्ट में भी नंबर 1 वो प्लेटफॉर्म है जो हम ऑफर करते हैं। उसमें काफ़ी सारा हम फ्री देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। वो है ele.com.pk, e-learn and earn। ये हमने प्लेटफॉर्म बनाया था बहुत अर्सा पहले कि ई से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप लर्न भी करें और अर्न भी करें। तो ये क्लास 6 ऑनवर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी ने सीखना है तो ele.com.pk पे चले जाएं। पूरी ट्रेनिंग वहाँ बच्चों की क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत मौजूद है। अच्छी आपने प्लेटफॉर्म्स बता दिए हैं जिनसे हमारे पेरेंट्स भी और हमारे बच्चे भी रहनुमाई ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे रायद अफजल साहब और बहुत ही मुफीद मशवरे होते हैं हमेशा। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मर जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद से। विद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी बात करेंगे कि आलमी इदारे सेहत की जानिब से बताया ये जा रहा है कि दुनिया के 92% आबादी ज़िंदगी में किसी न किसी मरहले पर कैंसर से मुतासिर होगी और हर 5 में से 1 शख्स कैंसर में मुब्तला होगा। ये आलमी इदारा सेहत जो बैनुल-अक़वामी इदारा बराए तहकीक बराए सरतान है, उसकी ताज़ा तरीन ग्लोबल स्टेटस जो रिपोर्ट है वो है कि अब 92% अफराद जो होंगे पूरी दुनिया के अंदर वो किसी न किसी लम्हे में कैंसर में मुब्तला अलार्मिंग सूरत हाल है और नंबर बहुत ज़्यादा हैं। हर 5 में से 1 फ़र्द का कैंसर में खुदा न खास्ता मुब्तला हो जाना। इसके लिए पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है, हम क्या कर सकते हैं? 6 लाख नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, तो इस पर बात करते हैं। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। साहब आपको वेलकम कहेंगे। अमवात की तादाद 1 तक पहुँच चुकी है और रोज़ाना 26,000 से ज़ायद ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही हैं, और ये जो बीमारी है ये आहिस्ता आहिस्ता इंसानियत को अपनी लपेट में ले रही है। हर 5 में से 1 शख्स अगर इसमें मुब्तला हो गया तो फिर सर्वाइवल कैसे हो पाएगा? जी बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पे, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज़ की है WHO ने। देखिए, ना सिर्फ जिस तरह आपने बताया कि इतने हज़ारों डेली डेथ्स हो रही हैं या इतने लाख की डेथ्स हो रही हैं, ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक में है वहाँ पे कैंसर के मरीज़ के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं निस्बतन हमारे मुल्क में या हमारे जैसे मुल्कों के अंदर, जहाँ डायग्नोसिस के बाद, कैंसर की डायग्नोसिस के बाद सर्वाइवल रेट बहुत कम है। और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हम वक्त के ऊपर इसकी तशख़ीस नहीं होती कैंसर की, और उस वक्त होती है जब वो इलाज के काबिल नहीं रहता। तो ये एक प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान और हमारे जैसे मुल्कों के लिए ये ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। दुरुस्त। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से बताया जा रहा है कि 92% आने वाले कुछ सालों तक 92% जो आबादी होगी वो कैंसर में मुब्तला हो जाएगी। वजूहात पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि वजूहात क्या हैं जिनकी बुनियाद पर WHO ने ये रिपोर्ट जारी की है कि आइंदा जो है वो क्या माहौल में पोल्यूशन इतना ज़्यादा है या हमारी खुराक में कुछ गलतियाँ हम कर रहे हैं जिसके बायस 92% बहुत बड़ी तादाद है। देखिए, कैंसर कोई एक बीमारी का नाम नहीं है। तकरीबन 200 मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो एक तरह हमारी बॉडी पे अटैक करती हैं और उनको हम मुश्तरका तौर पे कैंसर का नाम देते हैं। तो कैंसर जो बहुत सारे हैं उनकी बहुत सारी वजूहात भी हैं, और उसके अंदर एक वजह तो हमारी जेनेटिक्स में होती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर एक फैमिली के अंदर कोई कैंसर की हिस्ट्री है तो उस फैमिली के किसी दूसरे शख्स को भी कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है, और डॉक्टर पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कोई कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है। एक तो जेनेटिक है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो 100% नहीं है, वो 30 से 40% तक वो जिम्मेदार है कैंसर होने की। तो दूसरी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिन पे हमारा कंट्रोल है, और उसके अंदर बाज़ इन्फेक्शंस हैं जिस तरह हेपेटाइटिस बी है और सी है जो कैंसर, जो लिवर का कैंसर कॉज करती हैं। अगर आप उसकी वैक्सीनेशन ना हो आपको हेपेटाइटिस बी की, या हेपेटाइटिस सी होता है तो आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट वक्त पे ना करें और वो बिगड़ता रहे तो वो कैंसर के अंदर जाके निकल आता है। ये एक मिसाल है इसकी। तीसरा, जिस तरह आपने बात की एनवायरनमेंट,
पोल्यूशन है तो वो उसके ज़रिए भी आपके जिस्म के अंदर, और ये पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा हम इस पे बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पे जब पाकिस्तान में पोल्यूशन ज़्यादा होती है, कि कैंसर का ख़तरा बढ़ जाता है और काफ़ी हद तक बढ़ देता है। और उसके साथ बाकी कुछ पर्सनल आदत हैं जिसमें जो पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन है, वो सिगरेट नोशी, ये गुटखा, छालिया, और क्योंकि पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे ये इस दूसरे या तीसरे नंबर पे इसको बड़ा कैंसर कहते हैं, जो मुंह जो नालियां होती हैं हमारी खाने वाली, उनका कैंसर। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं और हम इन पे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ पे नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक तो हुकूमत के करने वाले इकदाम और इंडिविजुअली हम भी अवेयरनेस, तो मीडिया की भी जिम्मेदारी है, हम भी वो काम कर रहे हैं। और क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान के सिर्फ स्पेसिफिक नंबर्स हैं 2050 तक 3 करोड़ 50 लाख लोगों का इसमें मुब्तला हो जाने का खदशा, 30,000 से ज़्यादा जो ख़वातीन हैं हर साल वो ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला होती हैं, 15,000 से ज़्यादा उसमें जान की बाजी साथ धो बैठती हैं, तो ये तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हुकूमत और अवाम दोनों को क्या करना है? देखिए जी, हुकूमत को तो ये कोशिश करनी है कि वो स्क्रीनिंग के, कैंसर स्क्रीनिंग के सेंटर्स बनाए, लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दे कि कब वो स्क्रीन करें, कोई उनमें अलामात आए तो कैसे वो उसको डिटेक्ट करके और वो कहाँ जाएं, और इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को आसान बनाए, क्योंकि ये इंतहाई महंगी, इसका डायग्नोसिस भी बहुत महंगा है और इसकी ट्रीटमेंट्स भी बहुत महंगी हैं। तो ये तो गवर्नमेंट के करने वाले बड़े काम हैं, और जो अभी तक नहीं हुए, और इतनी हुकूमतें आई गई हैं, हमें आज तक ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन सा कैंसर कितना है, क्योंकि हमारे पास कोई कैंसर रजिस्ट्री ही नहीं है। आज के दिन तक पूरे पाकिस्तान में अगर कोई कहे कि जी इतने फीसद को लोग कैंसर हो गया, तो ये हमारे अंदाजे हैं, हमारे पास डाटा नहीं है, नंबर्स नहीं है। तो ये हुकूमत के करने का। अच्छा डॉक्टर, लोगों के करने का ये जी, पहले मुकम्मल कीजिएगा, लोगों के करने वाले क्या काम? जी, लोगों के करने के जो है कि वो अगर उनको कोई एक जिस्मानी तौर पे कोई सिम्टम है, कोई आपको खांसी लगी हुई है और ठीक नहीं हो रही, आपका वजन कम हो रहा है, या किसी वजह से आपके आवाज़ बदल गई है, तो इस तरह की कोई भी, और आपके अंदर कोई गिल्टी है, ख़वातीन के अंदर जो है वो गिल्टी है, वो बढ़ रही है, उसका कोई आपको, तो बजाय इसके कि आप खुद ही देखते रहें, आप जो भी उस शोबे का माहिर डॉक्टर है उसके को ज़रूर जाके दिखाएं। आजकल बहुत सारे कैंसर की हम ट्रीटमेंट्स, जिन्हें कह लीजिए, या उसे हम सर्वाइवल रेट, हम ऐसे कहते हैं कि 5 ईयर सर्वाइवल रेट, वो काफ़ी अच्छा है अगर हम वक्त पे डॉक्टर के पास पहुंच जाएं और इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी रेशो है, और उसके बाद सर्वाइकल कैंसर की भी बहुत बड़ी रेशो है, जिसकी वजह से ख़वातीन जान की बाजी जान जो है वो गंवा बैठती हैं। लेकिन अगर हम देखें इसकी वजूहात पर, तो थोड़ा सा रोशनी डालिए कि वजूहात क्या हैं। जो अभी हमारा प्रोग्राम देख रही हैं मर्द और ख़वातीन, अगर उनमें इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो वो पहले अपनी स्क्रीनिंग करवा लें ताकि ट्रीटमेंट की तरफ आया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं इसकी वजह से, बहुत सारी ख़वातीन की भी। जी, देखिए, जिस तरह हमने बात की, अगर उनको गिल्टी महसूस हुई है और सीने के अंदर है, और ख़ास तौर पे अपनी बगलों के अंदर उनको गिल्टी महसूस हुई है, और ऑनलाइन जाके बड़ी आसानी के साथ वो चेक कर सकते हैं किस तरह ख़वातीन अपनी छाती की कोई गिल्टी को चेक कर सकती हैं। बड़े आसान तरीके होते हैं, वो आप इसको देख के खुद भी आप देख सकते हैं। तो कोई भी गिल्टी जो एक तो नॉर्मल बॉडी के साइकिल्स के साथ बढ़ती कम होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन कोई भी गिल्टी ज़्यादा देर रह रही है, या आपको अपनी बगलों में कोई गिल्टी महसूस हुई है, तो मेरा ये होगा ख़वातीन के लिए कि वो फौरी तौर पे जो भी लेडी डॉक्टर साहिबा हैं, उनकी जो डॉक्टर हैं, उनसे मशवरा करें, उन्हें दिखाएं, उन्हें बताएं और एक इसको एवेलुएट करवाएं। तो ये ख़वातीन के लिए बड़ा ज़रूरी है। अक्सर हमने ये देखा है कि लोगों को ये प्रॉब्लम होते हैं और वो एक साल तक किसी को नहीं बताते, और बाय द टाइम वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उस वक्त तक लेट हो गया होता है और कैंसर बढ़ गया होता है और फैल गया होता है। देखिए, अगर कैंसर को आप शुरू में पकड़ेंगे तो इसका इलाज आसान, निस्बतन ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत बाद के, जब ये जिस्म में काफ़ी जगहों पे फैल जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए कि क्या हमें सालाना या 6 माह बाद एक कोई टेस्ट, ऐसा ख़ास टेस्ट करवा लेना चाहिए जिससे पता चल सके कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर कोई कैंसर तो नहीं पल रहा? तो क्या कोई इस तरह का टेस्ट मौजूद है जो कि हर 6 माह बाद या साल बाद करवाया जाए तो पता चल सकता है? जी, अगेन, क्योंकि कैंसर बहुत सारी किस्म के हैं, तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि भाई कौन सा एक टेस्ट है जिसके ज़रिए हम इसको चेक कर लें। नॉर्मली मर्दों के अंदर
PSA का एक टेस्ट हम करवाते थे जब 50 साल से ऊपर हो जाए, साल में एक दफ़ा प्रोस्टेट का कैंसर को चेक करने के लिए। लेकिन जो नई तहकीक आई है तो उसमें आया कि उसकी भी वैलिडिटी इतनी अच्छी नहीं है। ख़वातीन के बारे में उनको मेमोग्राफी के लिए कहा जाता था कि 1 से 2 साल के बाद जब वो 50 साल से ऊपर हो जाएं तो वो मेमोग्राफी करा लें। अगेन आजकल जो नई इसके ऊपर स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि आपको डॉक्टर के मशवरे के साथ अगर आपने मेमोग्राफी भी करवानी है, PSA भी करवाने हैं, तो अगर डॉक्टर उसकी ज़रूरत महसूस करता है तो करवाएं। बाकी रूटीन का आप ब्लड टेस्ट जो आप करवाते हैं, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि हर साल आप बिला वजह कोई टेस्ट कराएं, लेकिन अगर आपके अंदर कोई अलामत आ रही हैं, कंसिस्टेंट है, खांसी ठीक नहीं हो रही, आवाज़ आपकी भारी हो गई है, वज़न आपका कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, आप थके हुए ज़्यादा रहते हैं और लंबे अरसे के लिए थके हुए हैं, तो इस तरह की कोई भी लॉन्ग टर्म अलामत हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। बिल्कुल। और अगर खुदा न खास्ता इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो कौन कौन से ऐसे इदारे हैं? शौकत खानम हॉस्पिटल को तो सारे जानते हैं, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो कि कैंसर को डायग्नोस करने और उसका इलाज करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं? और थोड़ा सा लाइफस्टाइल के बारे में भी बताइएगा कि लाइफस्टाइल में हमें क्या तब्दीलियां लानी होंगी अगर हम मुस्तकिल तौर पे आने वाली जनरेशन्स को भी इस मूजी मर्ज से बचाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब जी देखिए, ये लाहौर के अंदर ही शौकत खानम के साथ ही एक और कैंसर का बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है कैंसर केयर के नाम से, और वो भी फ्री उसी तरह शौकत खानम की तरह फ्री ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस प्रोवाइड करता है। इस गवर्नमेंट का अनमोल का अदारा है, लेकिन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो गवर्नमेंट के किसी भी बड़े हॉस्पिटल के अंदर वो कर देते हैं, और इस वजह से कुछ स्पेसिफिक होना ज़रूरी नहीं। आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है पूरे पंजाब में या पाकिस्तान में आप जाइएगा तो आपको जो बेसलाइन टेस्ट हैं वो ज़रूर कर देते हैं। तो मैं ये अक्सर रिकमेंड करता हूँ कि आप बजाय इसके कि आप ना किसी को बताएं या ना जाएं, आप किसी बड़े हॉस्पिटल पे जरूर जाएं जब आपको ये अलामत हो, और वहाँ पे कोशिश करें कि किसी ऐसे डॉक्टर से आप वहाँ से पता लग जाएगा जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, और उन्हें एक दफ़ा अपना एग्जामिनेशन करवा दें। बिल्कुल, इससे पहले कि ये मूजी मर्ज़ आपको लाहक हो जाए और फिर आपकी जान जो है वो चली जाए, इससे बेहतर है कि आप अपनी स्क्रीनिंग करवाएं और अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर छोटी से छोटी चेंजेस को भी नोटिस किया करें, और फिर उसके बाद डॉक्टर से डिस्कस किया करें, डॉक्टर से रुजू किया करें, बजाय इसके कि आप घर पे खुद डॉक्टर अपने बन जाएं। आपको डॉक्टर से जाके रब्ता करना चाहिए और उन्हीं से जानना चाहिए कि आखिर आपकी बॉडी के अंदर ये चेंजिंग किस चीज़ का सिग्नल है, किस चीज़ का अलार्म है, क्योंकि हमारी बॉडी जब थोड़ी सी भी तब्दील होती है तो हमें बेसिकली सिग्नल दे रही होती है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, और हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी आपको बताएं कि मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी की कीमत में इजाफे का मुतालबा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आटे, LPG और दीगर जो ज़रूरी ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में बढ़ने की वजह से, इजाफे की वजह से वो जो मौजूदा नर्ख हैं उस पर रोटी फ़रोख्त नहीं कर पा रहे, और नान भाइयों के लिए मुश्किल हो गया उसको चलाना। तो इसलिए एसोसिएशन के मुताबिक बढ़ती हुई पैदावारी अखराजात के पेश नज़र रोटी की नई कीमत 25 रुपये मुकर्रर की जाए। अब नान की कीमत क्या वो चाहते हैं ये अभी तक सामने नहीं आई, बात ये भी जानेंगे। जी हाँ, ये सारा कुछ जानते हैं, लेकिन अब सरप्राइजिंग एलिमेंट यहाँ पर ये है कि ऑलरेडी ये हुकूमत को एतमाद मिले बगैर, अवाम को एतमाद मिले बगैर नान भाई एसोसिएशन ने रोटी की जो कीमत है वो 14 से बढ़ाकर 20 रुपये ऑलरेडी कर दिया। तो इस वक्त हमें और आपको वो 20 रुपये में मिल रही है, और कितना इजाफा, क्या ये जस्टिफाइड है? इस पर बात करने के लिए आफ्ताब असलम गिल साहब, मुत्तहिदा नान रोटी सदर हैं, आपको गिल साहब वेलकम कहेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो ऑलरेडी अभी एक मुतालबा है 25 रुपये पर रोटी को लाने का, लेकिन जो 20 रुपये की गई है ये क्या आपने एतमाद को गवर्नमेंट में लिया था? आवाम को तो वैसे भी सरप्राइज़ मिलता है और उनको मजबूरन लेनी पड़ती है, तो इससे आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। असल में चीज़ ये है कि हुकूमत जब ये आई, हुकूमत के आने से पहले ही ये रोटी 20 रुपये की थी और बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ था जी, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने आटे में रिलीफ दिया। इसी 20 वाली रोटी को ये 16 पे लेके आए, फिर 15 का इसका नोटिफिकेशन किया, फिर 14 का किया। हमने इनके साथ बिल्कुल तामन किया, आवाम को रिलीफ दिया। हमने यही 20 वाली रोटी 14 रुपये की बेची ऐसी, ठीक है। अब रोटी बेसिक बनती किससे है? रोटी का बेसिक आटा है,
जब आपका आटा सस्ता होगा तो रोटी ऑटोमेटिकली सस्ती रहेगी। जब आप आटा महंगा कर लेंगे और आटे से रोटी बनती है और गैस से रोटी पकती है। बिल्कुल। अब गैस की शदीद लोड शेडिंग है, गैस हमारे पास दस्तयाब नहीं है, हम उसमें एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। जब हम एलपीजी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी रोटी पे कॉस्ट आएगी। तो जैसा आप कह रहे हैं कि रोटी जो है वो 20 रुपये तक चली गई है, तो आटा जो है वो 24 रुपये तक चला गया है। अगर हमने 25 रुपये की डिमांड की है, अभी डिमांड की है 25 रुपये की रोटी हमने की नहीं है, हमने हुकूमत वक्त से ये गुजारिश की है कि खुदारा तंदूर वालों को इंसान समझें, उनके मसाइल देखें, बैठ के। ये वही तंदूर वाले हैं जिन्होंने आपकी 20 वाली रोटी 14 में बेची हुई है। अभी भी अगर आप हमें रिलीफ देंगे, आटे को सस्ता करेंगे, अगर आप गैस की लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, गैस की लोड शेडिंग बिला वजह है। गैस मनपसंद इलाकों में गैस आ रही है, और ये जो इतना ज़्यादा बर्डन है गैस के जो महकमा का हमारे ऊपर, जो हमारे टैक्सों से तनहानी है, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं ये लोग बैठ के। तो इस पे भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अगर हमें गैस मिल जाए, कुदरती गैस जो है, सुई गैस जिसको हम कहते हैं, हमें एलपीजी इस्तेमाल ना करनी पड़े, जो एक एक्स्ट्रा बर्डन है, तो ये बहुत से जो है ना रिलीफ। अच्छा गिल साहब, आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। आपको गैस की फ्राहमी जो है वो यकीनी बनानी चाहिए, और जो कुदरती गैस है वही आपको मिलनी चाहिए लोड शेडिंग के बगैर, और फिर आटे की कीमतें भी कम होनी चाहिए। आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन जो आम शहरी है, आम सारिफ है, जो ख़रीदने वाला है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात की अगर हम बात कर ली जाए तो रोटी जो है वो हल्की से हल्की होती जा रही है। अगर आप देखें तो आटा तो उसमें कहीं नज़र ही नहीं आता, अब हवा ही नज़र आती है। रोटी बिल्कुल हवा में उड़ सकती है, इस तरह की रोटी है। तो आप नहीं समझते कि जहाँ पर आप मुतालिबा कर रहे हैं कि कीमत बढ़ाई जाए, वहीं पर रोटी की क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए, उसके अंदर आटा भी कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए, नान के अंदर भी मैदा चाहे इस्तेमाल हो रहा है लेकिन कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि जो क्वालिटी जब हम अपने बचपन में देखते थे, नान बड़े अच्छे खस्ता नान और भारी नान होता था, रोटी अच्छी खासी भारी होती थी, लेकिन अब तो कागज़ की तरह मिलती है। उस पर क्या कहते हैं आप? असल में जो आप बात क्वालिटी की कर रहे हैं, क्वालिटी दुकानदार की मजबूरी है। जब क्वालिटी नहीं होगी तो उसके पास कस्टमर नहीं होगा। चंद एक होंगे जहाँ पे आपने अगर कोई हाईलाइट करेंगे आप एरिया, तो मैं उस पर हम इंशाल्लाह जो है उसको चेक भी करवा लेंगे। लेकिन क्वालिटी दुकानदार की मजबूरी है। अगर हम क्वालिटी नहीं देंगे तो कस्टमर नहीं आएगा। रोटी का वज़न जो आप कह रही हैं, उसको चेक करने के लिए मौजूदा हालात में पीरास भी हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हैं, जो हमें डेली बेसिस पे चेक करते हैं। सादा रोटी का वज़न पकी हुई तैयार का 100 ग्राम है। 100 ग्राम तो हमारी मजबूरी है, उससे कम हम पका नहीं सकते। दूसरी मैं एक बात बताऊँ आपको, वज़न जो होता है वो अल्लाह और हमारा मामला है। वज़न कम करने वाला जो है वो मुसलमान नहीं है। हम इसको बहुत बारीक बीनी से देखें। अगर ऐसा अब जो आप बता रहे हैं आइडियली होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हर चीज़ में मिलावट और हर चीज़ में खाम चोरी, वो हमारी कौमी शनाख्त बन चुकी है अफसोस के साथ। सर आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। मुआशरे में हर तरह के इंसान है, मुआशरे में हर तरह के इंसान। अच्छा मैं आपको अपनी नीयत बता रहा हूँ कि अगर मैं कम वजन बेचूंगा ना, उसकी ग्राहक भी ख़राब होगी, उसकी अपनी रेपुटेशन भी ख़राब होगी। अच्छा गिल साहब, हमने तो ये सुना भी था, गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था कि वो 14 रुपये पे जो आपको लेकर आ रहे हैं तो उसमें वो सब्सिडाइज करेंगे उसको, वो जो आपके खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए आपको मुआवजा देंगे। तो आपको सब्सिडी किसी किस्म के रिलीफ नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से इस तमाम ड्यूरेशन? सर रिलीफ की बात ये है कि आप बावसूख लोग हैं, आप पता करें मार्केट में आटा 20 किलो का गायब है। 20 किलो वाला तो थैला ही नहीं मिल रहा। अब इसमें इन्होंने 15 केजी का जो है एक और आटा जो है वो दस्तयाब है। अगर 15 केजी का आटा दस्तयाब है तो उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, उसका कोई रेट नहीं है। पहले गवर्नमेंट जो है वो आटे का रेट फिक्स करती है। आटे का 20 केजी का थैले का रेट फिक्स होता है, उसके बाद जाके अगला प्रोसेस जो है वो रोटी का रेट फिक्स होता है। अब 20 किलो वाला गायब है। अब 15 केजी का जो है वो इस वक्त तकरीबन 18,500-1900 रुपये में मिल रहा है। चक्की का आटा आप देख लें उसका क्या रेट है। तो इसको ये देखें ना कि तंदूर वाले को इन चीज़ों की ज़रूरत है। जब तक अगर आटा ला के आप खाली आटा रख देंगे कहीं तो उससे रोटी तैयार तो नहीं होगी। बिल्कुल सही। उसको प्रोसेस है, वो प्रोसेस के बाद जाके रोटी तैयार हो। अच्छा आटे में ये भी बताइएगा कि तंदूर मालिकान क्या कुछ मिक्स करते हैं, क्योंकि जो रोटी तंदूर से मिलती है वो तो खाने के काबिल भी नहीं होती है, वो रबड़ की तरह होती है, एक आम इंसान तो उसको चबा भी नहीं सकता। तो उसके अंदर मिलावट किस किस चीज़ की हो सकती है? हो सकता है कहीं ना कहीं हो रहा हो, तो जो मुतालिका इदारे हैं वो वहाँ पर एक्शन ले सकें।
देखिए रोटी में तंदूर वाले ने क्या मिलावट करनी है सोया नमक के, वो नमक स्टार्च हमारे लगता यूं है मजबूरी कि स्टार्च मिक्स मेरी किया जाता है गुजारिश उसके सुने, अंदर। नमक के बगैर रोटी नहीं बनती। तंदूर में ना रोटी लगती नहीं है नमक के बगैर। सिर्फ नमक हमने आटे में डालना होता है, बाकी आटे की क्वालिटी होती है। ये आटा जो जिस तरह का दस्तयाब है, हाँ ये बात मैं आपकी बिल्कुल इसको सेकंड करता हूँ कि अगर ठंडी हो जाए रोटी, ठंडी हो जाए जी। तो वो थोड़ी सख्त हो जाती है। तो उसकी वरना क्या गरम गरम रोटी आप लिया करें, आप क्यों ठंडी रोटी खाते? गरम रोटी अब घर पहुंचने तक तो ओवन साथ साथ नहीं चलेगा, ना ही तंदूर साथ साथ चलेगा, उस पे आप शॉपर बैग में बहुत सारे प्रॉपर लोग हैं अच्छे बेचारे शॉपर ऐसी बैग ठंडी के आप खाते सुने, हैं। ये जो अब हुकूमत ने नया शॉपर बैग का सिलसिला कर दिया है, ये 75 मैक्रो का, और उसमें ये एक शॉपर जो है वो 8 रुपए का शॉपर हमें पड़ेगा। अब मुझे बताएं कि एक या दो रोटी हमने वो शॉपर में डाल के देनी है, उसकी कास्ट जो है वो किधर जाएगी? अभी मुज़ाकरात की क्या कंडीशन है? आपने मुतालबा तो रख दिया, क्या हुकूमती नुमाइंदों के साथ कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं? अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो फिर क्या इसी तरह से फोर्सफुली जिस तरह से 20 रुपये किया गया उसको 25 रुपये कर दिया जाएगा, या कोई और ऑप्शन भी है जो आपके पास? नहीं सर, हमने कभी भी खुद साख्ता कीमत नहीं बढ़ाई। या अभी 20 रुपये बढ़ाई? हमने हमेशा गवर्नमेंट के साथ मिलके काम तो ये गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया? इसका सबूत मैं आपको दे रहा हूँ कि हमने गवर्नमेंट के साथ मिलके काम किया कि हमने वो 20 वाली रोटी 16 की बेची है, 15 की बेची है, 14 की बेची है, लेकिन भी ये अब 20 रुपये बढ़ा है। मौजूदा हालात में मुझे आप ये बताएं, आप नोटिफिकेशन ले लें, सुबह अभी मंगवा लें, उसमें आप बाज़ार में चले जाएं, कौन सी चीज़ नोटिफिकेशन के मुताबिक? अच्छा, नान की कीमत भी बता दीजिएगा, उसकी भी डिमांड्स हैं आपकी बढ़ाने की? नहीं, नान तो तकरीबन 1 साल हो गया उसकी कीमत नहीं बढ़ी, वो 30 रुपये का बिक रहा है, 30 रुपये से अभी तक उसकी कीमत नहीं बढ़ाई। और कीमत बढ़ाना जो है वो हमारे लिए मसला है, हम खुशी से नहीं बढ़ाते। कस्टमर के पास कुव्वत ख़रीद नहीं है, रोटी एक बेसिक इशू है। हम ये समझते हैं ये जितनी सस्ती होगी उतनी हमारी दुकानदारी बेहतर होगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब असलम गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमारी थी कि हम भी उनसे जान सके कि आखिर उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, हुकूमत तक पहुंचा सके, क्योंकि आम जो सारिफ है इसमें पिस्ता वो है जो आम ख़रीदार है, जिसने मजदूरी करनी है, दिहाड़ीदार है, उसके लिए 20 रुपये या 25 रुपये की रोटी ख़रीदना बिल्कुल ही मुमकिन तो नहीं। दोनों को साथ लेके चलना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, नान भाई एसोसिएशन को इंसाफ मिलना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।